स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। इसमें क्वेश्चन 50 तक हो चुका है, 51 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है बालक? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय आघूर्ण, अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण का दिशा बता दिया, दक्षिणी ध्रुव से कहाँ? उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, ये अंदर का दिशा है, ये जो है अंदर का दिशा बताया गया है। तो आपसे कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में बताइए चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा जब चुंबकीय घूर्ण का दिशा कहाँ है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर है। अब देखिए इससे थोड़ा सा हम अलग हो गया, अलग बात करते हैं। आपको मालूम है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और अक्षीय निरक्षीय स्थिति में क्या संबंध होता है, थोड़ा संबंध भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ये अगर चुंबक है, ये अगर चुंबक है और इसका डायरेक्शन का अगर हम बात करें, डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन कह रहा है कि साउथ पोल से कहाँ? नॉर्थ पोल की ओर। ये इधर डायरेक्शन दे रहा है, तो याद रखेंगे ये वाला डायरेक्शन अक्षीय कहलाता है। और आप जानते हैं कि इसी के लंबवत कौन होता है? निरक्षीय स्थिति होता है। ये अक्षीय स्थिति, ये निरक्षीय स्थिति। क्लियर है बालक? तो अगर आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा इधर है और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का दिशा इधर होता है, तो बताइए इसमें और इसमें एंगल कितना बनेगा? तो आप इस डायरेक्शन को यहाँ नहीं मेंशन करके यहाँ कर दीजिए, तो ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया। तो बताइए यहाँ पे कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्रति समानांतर कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा हो गया और ये किसका हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का। ये कौन जगह है? निरक्षीय। ये कौन जगह होता है? अक्षीय स्थिति। तो बताइए 180 मतलब क्या हो जाएगा? प्रति समांतर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, प्रति समांतर। और प्रति समांतर में कितना डिग्री? 180 डिग्री। कोई दिक्कत बालक? चलिए नेक्स्ट 52। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है। अभी तो आपको बताए हैं कि अगर आपके पास कोई चुंबक है, अगर कोई मैग्नेट है, तो ये अक्षीय स्थिति होता है और ये निरक्षीय स्थिति। आप किसी को नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लीजिए, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लेते हैं। तो हमने बोला कि ये अक्षीय स्थिति और ये निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता होता है, ये तीव्रता होता है B = μ0/4 पाई, और ये होता है 2m/r³। और निरक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता होगा तो B = μ0/4 पाई, और ये होता है m/r³। तो आप देख सकते हैं कि इसका दुगना है। ठीक है, ये अक्षीय स्थिति पर आप देख सकते हैं कि अक्षीय स्थिति पर क्या है? यहाँ का दुगना है, दिख रहा है ना बालक? आप क्या कर सकते हैं, इसमें 2 को अलग भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये 2 एक्स्ट्रा है। तो याद रखेंगे अक्षीय स्थिति पर इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं या अक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ का जो तीव्रता होता है इसका दुगना होता है। और ये कौन सा जगह है? तो निरक्षीय है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन में अगर अक्षीय पहले है निरक्षीय बाद में, तो अनुपात 2:1 होगा। लेकिन पहले निरक्षीय कह दे बाद में अक्षीय कह दे तो क्या होगा? 1:2। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर गलती होता है, क्योंकि ध्यान से पढ़ना होगा कि पहले कौन सा नाम दिया है। तो आप देख सकते हैं पहले हमारे पास कौन सा नाम है? अक्षीय, उसके बाद है निरक्षीय। तो बताइए अक्षीय ये है, निरक्षीय ये है, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? 2:1, 2:1। तो सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत बालक? हटाया जाए। आते हैं 53। देखिए अभी ये फॉर्मूला आपको दिखाया गया है। क्या कह रहा है? चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मध्य से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपाती होगा। अभी तो आपको बताए हैं कि B = कितना? μ0/4 पाई, और ये कितना अक्षीय पर है ना, तो 2m/r³। तो रिलेशन देख लीजिए B में और R में कैसा रिलेशन है, दिख रहा है बालक? तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? 4 वाला।
ठीक है, घन का व्युत्क्रमानुपाती है ना, कौन सा सही होगा, ये 4 वाला। अभी फॉर्मूला भी आपको पीछे बताए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें भी आपको दिख रहा है, नीचे आर क्यू है, आर क्यू है। तो आप कोई भी फॉर्मूला से लीजिएगा तो रिलेशन सही कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, आगे कंटिन्यू करें। चलिए 54 बालक, थोड़ा सा इसको छोटा करना है। क्या कह रहा है, एक क्षण चुंबक की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान से पढ़िएगा, तो क्षण चुंबक की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित, तो ये क्षण चुंबक है और इसका लंबवत समद्विभाजक तो ये हो गया, और इसी पर कोई बिंदु P ले लीजिए। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये अक्षीय स्थिति हो गया और ये क्या होता है, निरक्षीय स्थिति। तो ध्यान देंगे, अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा अगर देखा जाए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम बात करें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आप जानते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा लिया जाए तो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, मालूम है ना। चुंबक के बाहर दिशा कहाँ होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। और ये जो है, ये जो आप डायरेक्शन ले रहे हैं, ये एक तरह से निरक्षीय रेखा हो गया। और अक्षीय पे बात कीजिएगा तो निरक्षीय अक्षीय के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसका दिशा कहाँ जाएगा, जस्ट इसके उल्टा, ऊपर की ओर। तो नीचे साउथ है, ऊपर क्या है, नॉर्थ। तो आप खुद देख लीजिए कि एक डायरेक्शन नीचे है, एक डायरेक्शन ऊपर, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, 180, और 180 को क्या बोलते हैं, प्रति समान। तो ऑप्शन सही कौन होगा, थर्ड। कोई दिक्कत बालक, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए 55 में आगे बढ़ते हैं। 55 में क्या है, कह रहा है चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है। तो आपको बताया गया है कि एक स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि एक गतिशील आवेश विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। कोई दिक्कत वाला यहां तक। अब 56 नंबर क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल मतलब क्या होता है, समय होता है, समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो T इक्वल टू क्या होगा, तो 2 पाई m अपॉन बी होता है, 2 पाई m अपॉन बी। अब बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र को घटाइएगा तो आवर्तकाल तो बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों में संबंध कौन सा है, व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में आ रहा है, फॉर्मूला कौन है, तो 2 पाई इंटू m अपॉन बी। तो b में और t में कौन सा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती का। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर घटेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मेंशन कर लीजिए फॉर्मूले को, फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे। हो गया बालक। चलिए 57 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH, तो याद कीजिए 36 घटक है, हम लोग पढ़े थे ना पृथ्वी का चुंबकीय घटक, उसमें 3 था, तो ये 36 घटक वाला है। कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो बताइए कौन सा संबंध सही है। तो अगर हम बात करें संबंध के लिए, तो यहाँ पे इसको अलग बना दे, इधर 57। तो ध्यान देंगे आवृत्ति जो है, आवृत्ति को n से लिखे है ना, तो 1 अपॉन n क्या होता है, 1 अपॉन n क्या होगा, तो ये होगा 2 पाई और अंडर रूट में i अपॉन mb, पीछे मिला है फॉर्मूला हम लोग को mb, और ये b कौन है, h वाला है, अभी bs लिखा था ना, अभी देखे होंगे bs लिखा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको कहा जाता है। क्लियर है, हमको आवृत्ति निकालना है, तो यहाँ तो 1/n है, 1 बटा आवृत्ति, इसको पलट दीजिए तो
तो जब ये पलट दीजिएगा, ये क्या है बालक, n क्या है आपका, आवृत्ति है। तो जब इसको चेंज कीजिएगा तो n इक्वल टू, तो n क्या है आपका, आवृत्ति है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्योंकि हमको 1/n नहीं चाहिए, हमको n चाहिए, तो आवृत्ति कितना होगा, ये भी पलट जाएगा। तो 1/2 पाई, और ये अंडर रूट में कहाँ चला जाएगा, ऊपर m, ये BH अपॉन क्या हो जाएगा, I। तो अब बताइए कि इन दोनों में, n में और BH में क्या रिलेशन है, तो n समानुपाती अंडर रूट BH दिख रहा है, अंडर रूट BH। तो बताइए इसका रूट कैसे हटेगा, तो स्क्वायर दोनों तरफ कीजिएगा तो रूट हट जाएगा। तो n स्क्वायर समानुपाती क्या हो गया, BH दिख रहा है बालक। इसका स्क्वायर कीजिएगा तब ना रूट हटेगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन में कहीं रूट में नहीं है। तो स्क्वायर कर दिए तो n स्क्वायर समानुपाती किसका होगा, BH। लिख लीजिए इसको, 57 है। हो गया बालक। चलिए 57 है, तो इसका ऑप्शन देखा जाए 57 का कौन होगा, फर्स्ट ही होगा, ये ना निकाले हैं, हटा दे। चलिए नेक्स्ट 58 बालक क्या कह रहा है कि एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, तो सुई अनुभव करेगी, क्या सुई, ध्यान देंगे, जहां पे घूमने का बात आ गया वहां पे बल आघूर्ण काम करता है, क्योंकि बल आघूर्ण हमेशा घूर्णन गति उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एक चुंबकीय सुई जो है असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो क्या अनुभव करेगा, तो याद रखेंगे बल आघूर्ण अनुभव करेगा, और बल आघूर्ण बिना बल का होता नहीं है, क्योंकि बल गुने लंबवत दूरी को ही बल आघूर्ण कहते हैं। तो याद रखेंगे ये बल का भी अनुभव करेगा और बल आघूर्ण, इसी को टॉर्क कहा गया है। जो टॉर्क देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बल आघूर्ण बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो याद रखेंगे बल भी अनुभव करेगा और बल आघूर्ण भी अनुभव करेगा। कोई दिक्कत बालक, चले 59 स्टार्ट किया, इसको समझ रहे थे ना, चलिए देखे तो Q इक्वल टू IT होता है और I इक्वल टू Q अपॉन T होता है बालक, पढ़े ना। धारा क्या है, तो आवेश के सतत प्रवाह को क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे। अब इसको भी तोड़ दीजिए, T जो है आपका आवर्त काल होता है, ठीक है। तो T इक्वल टू क्या होगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये कितना होगा, तो आवर्त काल हमको निकालना, आवर्त काल का भी फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, पीछे भी लिखे हैं, और इसके लिए भी कितना होगा, तो T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा को तोड़िएगा तो V अपॉन R, ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू R ओमेगा होता है। अब पढ़िएगा V इक्वल टू R ओमेगा, R ओमेगा होता है, तो ओमेगा निकालेंगे तो क्या होगा, V अपॉन R। क्लियर बालक। चलिए बालक, तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें चार्ज का, तो I इक्वल टू, आप जानते हैं कि इसको E भी लिखा जा सकता है। आवेश क्या है, ये Q क्या है, आवेश है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये T यहाँ से आप रख सकते हैं, तो T को रखिएगा तो कितना होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा बालक, ये हो जाएगा E इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, हो गया। अब यहाँ पे क्या अलग लिख सकते हैं, E अपॉन 2 पाई, E अपॉन कितना 2 पाई, और ओमेगा बगल में, और ओमेगा को देखिए वहां से रिप्लेस करेंगे, दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना, E अपॉन 2 पाई, E अपॉन 2 पाई, और ओमेगा को कैसे हटाना है, V अपॉन R। क्लियर है बालक, V अपॉन R। अब यहाँ पे रिलेशन किसके किसके बीच बताना है, तो आपने बोला, देख लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बताइए कितना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिलेशन का यूज कर लेंगे। तो चुंबकीय आघूर्ण
चुंबकीय आघूर्ण ये कितना होगा, तो ये होगा म्यू इक्वल टू आई इंटू ए, यहाँ तक ले लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो म्यू इक्वल टू आई इंटू ए। तो म्यू इक्वल टू आई, आई कितना है, तो आई इंटू ए, आई का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, कितना है ई अपॉन 2 पाई और भी अपॉन आर। और बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि गोल गोल घूमेगा वृत्तीय सतह पे, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर है तो एक आर तो बचेगा ही। तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया ई भी आर अपॉन 2, ई भी आर अपॉन 2। सब आ रहा है ना, कट नहीं रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, ऑप्शन में देखिए तो कहाँ है, ई भी आर अपॉन 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। चलिए तो इसको आप लिख लीजिए तो थोड़ा सा यहाँ से, Q इक्वल टू आई टी से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चेंज करें, हो गया। चलिए नेक्स्ट कितना है बालक 60। क्या कर रहा है, एम आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में संतुलन की स्थिति से क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य होगा। देखिए लाने में किया गया केवल यही लिखा है, तो किया गया क्या लिखना होगा, किया गया कार्य होगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, किया गया होगा लिखा है, क्या होगा ये नहीं लिखा हुआ है, तो किया गया कार्य होगा। अब इसको समझिए, 60 नंबर बना दे रहे हैं। कह रहा है कि कोई चुंबक है, तो चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण होगा। अब इस चुंबक को अगर ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, आपसे कह रहा है कि इसको घुमाना है। कैसे घुमाना है बालक, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के संतुलन की स्थिति से क्षेत्र के लंबवत, मतलब क्षेत्र के लंबवत लाना है। तो ये बताइए कि ये आपका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। डायरेक्शन आप ले सकते हैं सर, अभी तो मेरा साउथ से नॉर्थ है, और जब इसको ऐसे घुमा दिया जाएगा तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ आ जाएगा, ये साउथ। तो बताइए एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 90, एंगल कितना बनेगा 90। और आपको मालूम है कि घुमाने में किया गया कार्य पढ़ाया गया कि W इक्वल टू कितना है MB 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर आप घुमा दिए तब तो आप 90 घुमा दिए, तो W बराबर कितना हुआ है MB और 1 माइनस कितना कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया, 1 में 0 जाएगा 1, तो ये कितना होगा W इक्वल टू कितना हो जाएगा MB। क्लियर है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर 0 से 90 घुमाइएगा तो MB, 0 से 180 घुमाइएगा तो 2MB, ठीक है। कितना 2MB, फिर 0 से 270 ले जाएंगे तो MB, और 0 से 360 मतलब एक चक्कर लगा दीजिएगा तो 0। क्योंकि ये सारा हम लोग कहाँ निकाले हैं, तो याद कीजिए विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण में निकाल चुके हैं कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव को 0 से 90 घुमाया जाए, 0 से 180, 0 से 270, कहीं से। आज जरूरी नहीं है कि हम 0 से चलेंगे, कहीं से चल सकते हैं। अगर 90 से 180 चलना हो तो भी MB, ठीक है। 180 से 270 तो माइनस MB, ये बता चुके हैं पीछे। अब ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही,
ऑप्शन नंबर कौन है जी? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए। हटाए 61 चुंबकीय फ्लक्स है और विद्युतीय फ्लक्स का क्या पूछ रहा है? बीमा पूछ रहा है, निकालना होगा। चलिए निकाल दे। 61 बताइए चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? कौन कौन है? चुंबकीय फ्लक्स है और नीचे कौन है? विद्युतीय फ्लक्स। बताइए क्या होता है? ml² टी इनवर्स कितना? टी इनवर्स 2 n1 नहीं, विद्युतीय का अलग होता है। ये होगा कितना आपका होगा? तो ml² टी इनवर्स 2 a इनवर्स 1, याद है? और इसका बताइए, विद्युतीय का बताइए कितना होगा, याद है? ml³ टी इनवर्स 3 a इनवर्स 1। ये विद्युतीय का, ये किसका है? चुंबकीय का। याद आ रहा है? चलिए कैंसिल कराया जाए, बताइए। m से m कैंसिल, a से a कैंसिल, ये l² है, ये l³ तो एक l बचेगा। ये t इनवर्स 2 t इनवर्स 3 तो एक t बचेगा इनवर्स में। ऊपर ले जाइए तो t पॉजिटिव हो जाएगा और l निगेटिव, तो कितना हुआ? t l इनवर्स 1। क्लियर है? देखा जाए ये हो गया। कैसे? अब कैसे के लिए आपको ये लिख लेना होगा। दादा चलिए नेक्स्ट 62 बालक बताइए चुंबकीय आघूर्ण m का दिशा कहाँ होता है? तो इसका दिशा तो अंदर होगा, और अंदर कहाँ होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। बाहर कहाँ होता है? उत्तर से दक्षिण। ये क्या करे? चुंबकीय आघूर्ण का दिशा, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा कहाँ होगा? अंदर, और अंदर दिशा कहाँ होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। कहाँ है इसमें? हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। लिख लीजिए। हो गया, हटा दे। चलिए नेक्स्ट, चुंबकन का एसआई मात्रक बताइए। चुंबकन का एसआई मात्रक बताया जाए तो चुंबकन का एसआई मात्रक I = m पर यूनिट वॉल्यूम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रति इकाई आयतन में। तो बताइए इसका भी क्या लिखे हैं? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद है? m हम लोग क्या पढ़े थे? ध्रुव प्रबलता। इसको हम पहले बता दे रहे हैं। m क्या था? ध्रुव प्रबलता इंटू 12। तो इसके लिए हम लोग एम्पियर मीटर लिए थे, इसके लिए मीटर, तो कितना हुआ था? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये ना हुआ था? और I क्या होता है? तो m पर यूनिट वॉल्यूम, तो m का देख लीजिए वहां से, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और आयतन में 3 लंबाई होता है तो ये q हो जाएगा, तो कैंसिल होगा, तो एम्पियर ऊपर मीटर नीचे, ये कितना होगा? एम्पियर मीटर इनवर्स 1। कहाँ है जी? जल्दी बनाइए। हो गया। 64 बालक 64 क्या कर रहा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी? तो याद रखेंगे नरम लोहा ज्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है। जो सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होता है। चलिए और आगे।
कह रहा है निम्नलिखित में से किस वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? एक से कम और ऋणात्मक किसका होगा? डाईमैग्नेटिक। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय। याद है, इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा? बहुत ही कम होता है। क्या बोलेंगे? डाईमैग्नेटिक बोलेंगे या प्रतिचुंबकीय बोला जाता है। कोई दिक्कत बालक? चलिए नेक्स्ट 66 अधिक है। लोहे का परमाणु है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, कौन है जी? लौह चुंबक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। हटा दे। अब बताइए, कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, तो आपको मालूम होगा कि अनुचुंबकीय का प्रबलता थोड़ा कम होता है। ठीक है, अनुचुंबकीय का प्रबलता क्या होगा? कम होगा। लौह चुंबकीय से कम होता है और प्रतिचुंबकीय से ज्यादा होगा। तो इसका जो प्रवृत्ति होता है ये कैसा होगा? स्थिर होगा बालक। हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट, कह रहे नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर क्या होता है? तो घटता है। अब ध्यान देंगे कैसे, तो ये देखिए अर्थ है, तो अर्थ में ये विषुवत रेखा होता है जिसको भूमध्य भी कहा जाता है। ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। तो याद रखेंगे यहाँ नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है और यहाँ पर 0 डिग्री। तो बताइए ध्रुव से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की ओर आइएगा तो 90 से 0 डिग्री हुआ, तो ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ध्रुव पर कितना होता है? 90, और विषुवत पर या भूमध्य पर कितना होता है? 0। तो बताइए नमन कोण का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, भूमध्य से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत? अब ये तो आप बता सकते हैं, बताइए। निकेल क्या है? लौह चुंबकीय। निकेल है, कोबाल्ट है, आयरन है, ये क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ। कह रहा है शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो याद रखेंगे शैथिल्य क्या प्रदर्शित करेगा? लौह चुंबकीय पदार्थ। इसीलिए नरम लोहा हम लोग लिए थे, क्योंकि नरम लोहा का शैथिल्य क्या होगा? ज्यादा बनता है, उसका हिस्टेरेसिस कर्व ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे शैथिल्य प्रदर्शित क्या करता है? लौह चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जिसका शैथिल्य वक्र ज्यादा होगा वो उतना बेहतर लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक लगा लीजिए। हो गया। चलिए 71 फिर वही आ गया। चुंबकीय नमन कोण का मान 0 होता है, अभी बताए ध्रुव पर 0 होता है, विषुवत रेखा पर, विषुवत या भूमध्य भी बोला जाता है, और ध्रुव पर कितना होता है? 90। तो कहाँ होगा बताइए? कह रहा है कि चुंबकीय निरक्ष पर, ध्रुव पर 45 डिग्री, अक्षांश पर ये होगा चुंबकीय क्या? निरक्षी बोलेंगे। क्योंकि देखिए कैसे, अभी तो बताए हैं कि अगर ये टर्मिनल अक्षीय है, ये अक्षीय है, तो ये कौन हो गया? निरक्षीय हो गया ना। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये अगर अक्षीय है तो इसको क्या ले लेंगे? निरक्षीय। क्योंकि 45 ध्रुव पर तो होगा नहीं, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है? 90 डिग्री होता है, जबकि ये क्या कह रहा है? 0 होता है। कोई दिक्कत बालक? समझ में आ रहा है? 1 नंबर होगा। 72 नंबर बताइए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान अभी बताए हैं, ध्रुव पर कितना होगा? 90। हो गया। चलो अब बताइए, कह रहा है चुंबकीय या मयोत्तर के लंबवत तल में एक नमन सुई रहती है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, किसी भी दिशा में इनमें से कोई नहीं। ये आपको पढ़ा चुके हैं बालक। ये जब रहेगा तो क्षेत्र के लंबवत होता है। बताए थे कि एक चुंबकीय सुई को बांध करके लटकाइएगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल में जाके रुकता है। तो ये कैसा रहेगा? चुंबकीय या मयोत्तर के लंबवत तल में। ठीक है, तो लंबवत तल नाम दे दिए, तो ये कैसे रहेगा? ऊर्ध्वाधर रहेगा। ठीक है, चुंबकीय या मयोत्तर क्या होता है? तो चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाला जो तल होगा उसको चुंबकीय या मयोत्तर कहेंगे।
ये चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले तल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय यामयोत्तर। हटा दे इसको। 74 नंबर बताइए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य, देखिए होता है, होगा ना जी, होता है। कहाँ होता है? अभी तो बताए हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। कहाँ होता है ये आप बताइए, अभी बताए हैं आपको। कहाँ होगा? चुंबकीय विषुवत रेखा पर, क्योंकि विषुवत को भूमध्य बोलते हैं। ध्रुव पर तो 90 होता है, ठीक है, ध्रुव पर क्या होगा? 90 होगा, तो ये होगा आपका। हो गया? अभी आया था इसी तरीके का पीछे। क्या कह रहा है बालक? कह रहा है कि रेखाएं जो समान क्षैतिज तीव्रता वाले स्थान पर मिलती है, ध्यान देंगे, समान क्षैतिज तीव्रता वाले स्थान पर मिलती है, उन्हें क्या कहेंगे? तो उनको बोलेंगे आइसोडायनेमिक रेखाएं। क्या बोलिएगा? आइसोडायनेमिक रेखाएं। टिक लगा लेंगे, आइसोडायनेमिक रेखाएं। हो गया? हटा दे इसको। 76। एक रेखा उस स्थान से गुजरती है जहां चुंबकीय नमन का मान शून्य है, कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर 4, इक्लिनिक रेखा। क्या कहलाएगा? इक्लिनिक रेखा। देखिए ये लाइन होता है, एक्सिस होता है, जो कहां से गुजरेगा? तो उस स्थान से गुजरेगा जहां चुंबकीय नमन का मान शून्य होगा। तो चुंबकीय नमन का मान शून्य कहाँ होता है? देखिए ना, यही ना होता है। तो इस एक्सिस को आप क्या नाम देंगे? एक्लिनिक रेखा बोलेंगे, जो यहाँ से गुजरेगा। इसी को आप विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं। भूचुंबकीय एवं भूभौगोलिक अक्ष के मध्य कोण होता है। तो याद है हम बताए थे कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, और चुंबक है घूम के ऐसे आ जाता है, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, और इसको मैग्नेटिक साउथ। तो यहाँ थीटा बना था कोण, तो ये देखिए 11.3 डिग्री, ठीक है, 11.3 डिग्री से ये 17 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन में नहीं है तो हम 17 डिग्री ले रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर ये रहता तो यही लेके चलते। तो कौन सही ऑप्शन होगा? 17 डिग्री। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 11.3 रहता तो वही लेके चलते, लेकिन नहीं है तो आप कौन सा ले लेंगे? 17 डिग्री ले लेंगे। हटा दे इसको। अब बताइए, हाँ बताइए, बताओ भाई। ऑप्शन बताइए। हाँ बहुत अच्छा, यही होगा। लॉरेंज बल क्या है? तो किसी आवेश पर जब विद्युतीय और चुंबकीय बल एक साथ काम करता है तो लॉरेंज बल बोलते हैं। ठीक है, ये कितना होता है? तो F इक्वल टू क्यू ई प्लस कितना था? Q V क्रॉस B था, V क्रॉस B था। कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन ले लेंगे Q को, तो कितना होगा? वेक्टर E आई कितना होगा? ब्रैकेट में V क्रॉस B। ये ना है ऑप्शन नंबर 1। बता दे इसको। चलो जी, बहुत लंबा है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है। पढ़िए, पढ़ के बताइए। बताओ क्या कर रहा है, हम बता दे। देखिए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश Q H वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के दिशा में V मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो देखिए बल का फॉर्मूला होता है Q V B साइन थीटा, याद है? आई थीटा V और B के बीच का कोण होता है। तो Q हो गया, V हो गया, B हो गया। और ध्यान देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसका वेग है।
आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में भी मीटर पर सेकंड के वेग से, मतलब जिस क्षेत्र में जो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है उसी क्षेत्र में आपका वेग का भी दिशा है। तो अगर क्षेत्र का दिशा और वेग का दिशा एक ही हो जाए तो इनके बीच कोण कितना होता है? 0 डिग्री। आप यहां से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन h वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में, यहाँ पे समझ में आएगा कहाँ पे? तो क्षेत्र की दिशा में। किसके क्षेत्र की दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इधर हो गया और वेग का दिशा इधर ही हो गया, तो जब दोनों एक ही दिशा में तब कोण 0 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो जब 0 डिग्री होगा तो रख दीजिए साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो आप पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 0, है ना। ऑप्शन नंबर देखिए 4। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है उसको आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो जल्दी वो नहीं बनता है। हो गया, हटा दे इसको। 80 नंबर। चलिए क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल क्यू भी साइन थीटा। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे, हाँ, तो अगर पूछा जाए कि सर महत्तम कब होगा न्यूनतम कब, तब तो हम थीटा का वैल्यू रख देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो यही तो आपका फॉर्मूला है। चुंबकीय बल का सूत्र क्या है? F बराबर क्यू भी साइन थीटा। हाँ, अगर महत्तम और न्यूनतम पूछेगा तो यहाँ पे वैल्यू रख के हम लोग निकालेंगे, नहीं दिया है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला हो जाएगा। हटा देना इसको। 81 नंबर कह रहा है कि एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, कुछ नहीं करना है। टेस्ला को क्या कहते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला को हम लोग 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो ये जानना होगा कि टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तभी ना हटा पाइएगा। तो ये कह रहा है कि 5 टेस्ला है तो क्या दिक्कत है? 5 टेस्ला को क्या लिखेंगे? वेबर पर मीटर स्क्वायर। खोजिए इसमें कहा, पहला ही है। अब ज्यादा ही सब पीछे वाला देख के सब कंफ्यूज नहीं होना है। ये बता दे। चलिए क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता हो गया। वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है तो इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल होगा। तो निकाल लीजिए परिक्रमण काल कितना? तो T = 2π × m/qv। ये तो होगा। मास दिया हुआ है देखिए 9 × 10⁻31 kg। इसके बाद आवेश का जानते ही हैं कि 1.6 × 10⁻19 होता है। इसको अलग सॉल्व कर दें, सॉल्व कर दिया जाए अलग से। कितना है नंबरिंग? 82 है ना? 82। तो निकालना था टाइम पीरियड, कितना होगा? 2π × m/qv। चलिए 2 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 9 × 10⁻31 kg। आवेश इलेक्ट्रॉन का बताइए 1.6 × 10⁻19। ये बी कितना दिया था जी? 1 × 10⁻⁴। 1 × 10⁻⁴। अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे T = आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, और इससे डिवाइड कर ले, इससे डिवाइड कर ले, क्योंकि 10 का पावर हम एक साथ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कितना होगा करके बताइए तो, कितना हो सकता है? हाँ ठीक, 56.52 होगा, और ये कितना होगा? 1.6, और ये कितना होगा? -31, -19 जाके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस वाला +4 हो जाएगा। चलिए तो इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा? 33.3 समथिंग जो भी आएगा, और ये कितना आएगा? तो 19 और ये 4 कितना हो गया? 23। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना बालक? 10⁻⁻8 चेक कर लीजिए तो।
आ रहा है ना। अब इसको एक डिजिट डेसिमल कम कीजिए, एक जीरो कम कीजिएगा इसका, तो t इक्वल टू एक जीरो इधर आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻, डेसिमल के बाद हम एक ही डिजिट लेके चल रहे हैं, 3.5 इंटू 10⁻, इसमें से एक जीरो कम कर दीजिए क्योंकि एक डेसिमल इधर आ गया, तो कितना होगा 7। और t का क्या होता है, टाइम है, तो टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं, तो इसीलिए हम एक ही डिजिट तक लेके चले हैं क्योंकि आपके ऑप्शन में एक ही है। दिख रहा है। चलिए आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, एक्सप्लेन कर लीजिए। हो गया, हटा दे बालक। चलिए नेक्स्ट, लास्ट ही होगा, 83 तक ही करेंगे। चलिए देखिए, तो कह रहा कि समान विद्युत आवेश वाले दो कण x एवं y समान गतिज ऊर्जा के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 r2 है, तो उनका द्रव्यमान का अनुपात आपको बताना है। तो अगर हम त्रिज्या का बात करें तो त्रिज्या कितना होगा, वृत्तीय पथ के लिए त्रिज्या अगर निकाला जाए तो ये कितना होगा बालक, ये होगा mv/qb। ठीक है, r इक्वल टू mv/qb निकाल लेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 83 में r इक्वल टू कितना होगा, तो mv/qb होगा। अब थोड़ा सा ये बताइए, काइनेटिक एनर्जी कितना पढ़े हैं, हाफ mv² पढ़े हैं। तो जब यहाँ पे v² निकालिएगा तो ये होगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m हो जाएगा। जब ये निकालिएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवीजन में आ जाएगा। अब किसी का स्क्वायर हटता है तो बगल वाला अंडर रूट में, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m हो जाएगा। दिख रहा है। चलिए ये उठा के कहाँ रख दीजिए, उस जगह पे रख दीजिए, ये v का वैल्यू वहाँ पे रख दीजिए और देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। ये वैल्यू वहाँ रखेंगे तो ये r इक्वल टू कितना है, तो mv/qb है। तो हमने बोला कि v का वैल्यू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और सबके नीचे क्या है, qb है। ये ना वाला, हम देखिए v का वैल्यू केवल इसको रखे हैं, हमको ये बताए कि अगर कोई बाहर है तो रूट में जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको अंदर डाल दीजिए। अंदर डालिएगा तो ये हो जाएगा m² इंटू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, नीचे मास और सबसे नीचे q और b। आप देखिए तो यहाँ पे मास से मास कट रहा है तो एक मास तो बच जाएगा, तो कितना बच गया, अंडर रूट में 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन कितना है, qb। अब हमको त्रिज्या में और द्रव्यमान में संबंध चाहिए, तो इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर है, आवेश भी बराबर, तो सब बराबर रहेगा तो संबंध तो इसके साथ बताइएगा। क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, तो जब ये अचर हो जाए ये सब, तब तो संबंध द्रव्यमान के साथ बताएंगे। तो द्रव्यमान के साथ बताइएगा तो r समानुपाती और अंडर रूट m है, ये संख्या है, संख्या अचर होता है, नहीं लेंगे। तो बताइए इस तरीके का संबंध दिख रहा है, तो इसका रूट हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायर, तो r² समानुपाती m हो गया। तो हमसे द्रव्यमान का अनुपात पूछा था, मतलब m1 और m2 का अनुपात। तो बताइए कि ये m1 है तो ये r1² होगा और ये m2 है तो r2² होगा। बात समझ में आ रहा है। और जब दोनों अलग अलग है तो इसको एक ही में r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन यही दोनों में से कुछ होना चाहिए, या तो ये या तो ये। देखा जाए क्या दिया हुआ, ये थर्ड।
ये R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए, तो पहले इसको एक्सप्लेन कीजिए। हो गया बालक? चलिए तो बस यहीं पे रोक दिया जाए, आगे अगले क्लास में करते हैं।